किस्सा नवरंगपुर की है, जहाँ की एक परिवार होता है, वहाँ उसके 3 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी की शादी कर दी होती है, एक उससे छोटी बेटी होती है और बीच का एक बेटा होता है उनका। वो दोनों बच्चे कुँवारे होते हैं और बड़ी बेटी की शादी कर दी होती है। अब जो बेटी होती है उसका नाम सावित्री होता है और वो पास के ही एक उसमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो सिलाई सेंटर में जाती है सिलाई सीखने के लिए। अब जब वो वहाँ जा रही होती है तो वहाँ अचानक वो बस स्टैंड पे जब खड़ी होती है जाने के लिए, तो अचानक उसके सामने एक लड़का रुकता है आके। उसको कहता है कि मुझे पता है तुम मार्केट में अपने सिलाई सेंटर में जा रही हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो वो कहती है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊँ? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और कैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति की बाइक पर बैठकर जाऊँ? तो वो कहता है, बेशक तुम मुझे नहीं जानती कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उसके पूरे घर का बायोडाटा बता देता है, उसके कितने भाई-बहन हैं, शादी हो गई उसकी बड़ी बहन की, उसके माता-पिता का नाम, सबका सब कुछ बता देता है उसे। तो उसे जब वो सब कुछ बता देता है तो उसे लगता है कि शायद ये सच में मेरे बारे में सब कुछ जानता है और शायद ये मतलब हमारे जान-पहचान का है और मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो उसकी वो बाइक पर बैठ जाती है और चली जाती है। अब ये सिलसिला रोज़ का ही हो जाता है। वो रोज़ उसको बैठाकर अपनी बाइक पर लेके जाता है और उसको छोड़ने लगता है। अब धीरे-धीरे उनमें दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उसके घर वालों को कुछ नहीं पता होता, पार्वती के घर वालों को। अब वो जब उनमें दोस्ती हो जाती है तो उनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब उसी मार्केट में ही एक दिन वो लड़का जो होता है, आशीष नाम होता है, और वो लड़का उसी मार्केट में एक होटल बुक करता है उससे मिलने के लिए। होटल में कमरा बुक करता है और वहाँ उसको लेकर जाता है। अब जब वहाँ उसको लेकर जाता है तो उन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। अब जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो रोज़ उसके साथ ऐसा ही होने लगता है। रोज़ वहाँ मिलते हैं जाके। अब करीब-करीब इस बात को 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल निकलने के बाद में और पार सावित्री के घर वालों को कुछ नहीं पता होता इस बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं नाम बता रही हूँ आपको, ये काल्पनिक है। रियल नाम इनके कुछ और है, ये काल्पनिक नाम रखे गए हैं। सावित्री के घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। अब एक दिन जब वो उस लड़के के साथ बाइक पर आ रही होती है, तो उसे उसकी एक सहेली होती है जो कि उसकी बचपन की ही सहेली होती है, उसी के घर के पास ही रह रही होती है। उसका नाम पार्वती होता है। अब जब वो उसे देखती है तो उसे देखकर रोक लेती है और वो लड़का चला जाता है वहाँ से। उसे रोक कर कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा इस लड़के के साथ अफ़ेयर चल रहा है और तुमने मुझे बताया नहीं। इस बात को बहुत दिन हो गए। तो वो कहती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, बस कि मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने का। वो कहती है, तुम्हें टाइम नहीं मिला, काश कि तुम्हें टाइम मिल गया होता, तुमने मुझे बता दिया होता तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। जब वो ज़िंदगी ख़राब करने की बात करती है उससे, तो वो पूछती है कि तू ऐसे क्यों कह रही है? मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करने वाली हूँ। जब वो ऐसे बोलती है तो वो कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं है, जिससे तुम प्यार करती हो लड़के से, वो पहले से ही शादीशुदा है और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है। ऑलरेडी उसके 4-5 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है उसकी। तो वो कहती है कि तू इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? तो वो कहती है कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, ये ऐसे ही लड़कियों को फँसाता है और इसकी पत्नी भी इसका साथ देती है इन सब में। जब वो ऐसे बोलती है तो उसे एक शौक लगता है। उस वक़्त वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में जब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं सिलाई सेंटर जा रही हूँ। रोज़ सुबह 10 बजे वो जाती थी, अब वहाँ से वो निकल जाती है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद सीधा वो उस लड़के के घर पहुँचती है और बाहर से ही उस लड़के को गालियाँ देने लगती है। जब गालियाँ देने लगती है तो अंदर से उसकी पत्नी निकल कर आती है। जब उसकी पत्नी निकल के आती है, अब सावित्री को टाइम नहीं लगता समझने में कि ये उसकी पत्नी है, क्योंकि पार्वती ने उसको पहले ही बता दिया था। जब उसकी पत्नी आती है बाहर तो वो गालियाँ देने लगती है उसके पति को और उसका पति भी निकल कर अब आ जाता है। जब वो लड़का निकल कर आ जाता है तो उसको कहता है कि सावित्री, तुम चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं, और वो उसे अंदर ले जाते हैं। उसकी पत्नी अपने पति को इशारा करती है उसे सावित्री को मारने का। अब वो उसकी पत्नी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और दोनों पति पत्नी मिलकर सावित्री की बहुत पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देते हैं। मतलब बेहोश होने के बाद उसे फिर मारते हैं और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब वो उनकी शरीर के उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं। 35 टुकड़ों में उसकी लाश को भाग कर देते हैं उसकी लाश के, और एक बोरे में भर देते हैं। अब उसको ठिकाने लगाने का इंतज़ाम करते हैं। ठिकाने लगाने के लिए वो रात का इंतज़ार करते हैं। रात होती है,
तो वो जंगल में, पास के जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदकर वहाँ उसके लाश के टुकड़ों को डाल देते हैं और साथ ही उसमें नमक भी छिड़क देते हैं जिससे कि बॉडी गल जाए, और वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद और जब इधर सावित्री के घर वो शाम तक नहीं पहुँचती तो उसके घर वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। अब उसकी जो बेटी थी वो बोल कर गई थी कि मैं शाम को अपनी सहेली पार्वती के घर जाऊंगी, तो इसीलिए मैं लेट हो जाऊंगी। अब उसके घर वाले पार्वती के घर जाते हैं। जब उसका भाई उसके घर जाता है तो वो चौंक जाती है, कहती है इस वक्त तुम यहाँ कैसे। वो अपनी सहेली के भाई को देखकर चौंक जाती है। उस वक्त तो वो कहता है कि पार्वती तुमसे सावित्री तुमसे मिलने आई होगी पार्वती। तो वो कहती है आज तो मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई है और ना ही मैं उससे मिली हूँ। जब वो ऐसे कहती है तो वो वापस आ जाता है। अब उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं चलता। तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो सब बात पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारी बेटी घर पर नहीं आई है, सिलाई सेंटर गई थी। जब पुलिस को बताते हैं तो सबसे पहले पुलिस उसकी सहेली से ही पूछताछ करती है, जो कि क्योंकि उनकी बेटी बता कर गई थी कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जाऊँगी, पार्वती के यहाँ। तो पार्वती से पूछताछ करती है। पार्वती यही बोलती है कि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, ना ही मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई है आज। जब वो ऐसे ही टाल-मटोल करती रहती है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता और वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो बता देती है कि दरअसल सावित्री का एक लड़के के साथ अफ़ेयर चल रहा था और वो उसी से मिला करती थी, मुझे उसी पे ही शक है। वो उस लड़के का एड्रेस बता देती है और उधर वो लड़का और उसकी पत्नी बेफ़िक्र हो गए थे। वो सोच रहे थे कि किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो बेफ़िक्र होकर अपने घर में थे। पुलिस वहाँ जाती है, उसको धर दबोचती है और उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ बक देता है। वो बता देता है कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मेरे बारे में पता चल चुका था, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और ऐसे-ऐसे वो मुझसे घर आकर गाली-गलौज कर रही थी तो मैंने उसे मार दिया है और वहाँ गड्ढे में उसकी लाश को गाड़ दिया है। जब इधर पुलिस को भी खबर मिल जाती है कि जब वो जंगल की तरफ एक आदमी निकल रहा होता है तो वहाँ किसी जानवर ने उस गड्ढे को खोदा होगा, तो उसमें से हाथ उसका निकल रहा था। तो कोई पुलिस को कंप्लेंट करता है कि हाथ निकला हुआ है या गड्ढे में। पुलिस वहाँ जाकर जब बॉडी को शिनाख्त करती है, देखती है, तो बॉडी मिल जाती है। उसके घर वालों को जाकर मतलब बताया जाता है, साथ ही दिखाया जाता है वहाँ। तो उसके घर वालों को ज़रा भी देर नहीं लगती उसको पहचानने में और वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं अपने बेटे की ये हालत देखकर। और तो साथ ही उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो क्योंकि वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और इधर उसकी बॉडी भी मिल चुकी होती है, तो उसको सख्त से दोनों मियाँ-बीवी को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ उसे सख्त सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा सुनाने के बाद में उन दोनों को तो चले गए वो दोनों, लेकिन उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक गलती की वजह से क्या, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़का गलत होता है, लेकिन बहुत सी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचती और किसी के भी चक्कर में आ जाती हैं। काश उसने अपनी फ्रेंड को पहले ही बता दिया होता या अपने घर में किसी से बात करी होती या फिर उस लड़के की छानबीन की होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और साथ ही जो 4-5 बच्चे थे उस लड़के के, वो भी अनाथ हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था। अगर किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।